हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर लिसनर्स, आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन माय चैनल नॉलेज टू एडुकेट। तो चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि मेंटल हेल्थ का टॉपिक है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बस आपको ध्यान से सुनते चलना है और ये टॉपिक आज आपकी हो जाएगी। तो पहले चलिए समझते हैं पर्सनालिटी क्या होती है, उसके बाद समझेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होते हैं। तो पर्सनालिटी क्या होती है? पैटर्न ऑफ बिहेवियर और मोड ऑफ थिंकिंग। किसी भी व्यक्ति का बिहेव करने का तरीका, उसका व्यवहार और उसके सोच विचार क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं पर्सनस एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट। तो वो डिटरमाइन करते हैं कि पर्सन सोसाइटी में एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार बहुत अच्छे हैं, उसके सोच विचार अच्छे हैं, तो इन्वायरमेंट में अच्छे से एडजस्ट कर पाएगा, इन्वायरमेंट में सोसाइटी में अच्छे से एडजस्ट कर पाएगा, यानी कि उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। पर्सनालिटी बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करती है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, आपके सोच समझ, आपकी बुद्धि, ठीक, आपके एटीट्यूड्स, आपके बिलीव्स, आपके मोरल वैल्यूज़, नैतिक वैल्यूज़ और आपके इमोशनल रिएक्टिविटी, आप कैसे किसी बातों पे रिएक्ट कर रहे हो। हर चीज़ें मिल करके आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं, ठीक है। कोई कहते हैं ना कि यार वो बहुत अच्छा है लड़का, पढ़ने में बहुत ही विद्वान है, तो यानी कि उसके इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, उसके इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी बहुत अच्छे हैं। तो आपकी हर एक करेक्टर, हर एक फैक्टर यदि आपके अच्छे हों, यानी कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। आप नॉर्मल समझ भी रहे होंगे कि पर्सनालिटी क्या होता है। एक लाइन में मैं बताना चाहूँ तो वे ऑफ बिहेविंग, कैसा आप बिहेव कर रहे हो, यही होता है पर्सनालिटी। जितना अच्छा आप बिहेव करोगे, जितना अच्छा आपकी थिंकिंग होगी, उतनी अच्छी आपकी पर्सनालिटी होगी। यही होता है पर्सनालिटी, ठीक है। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर हम पढ़ रहे हैं। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर ICD-9 के अकॉर्डिंग क्या है? माल एडप्टिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर। आपकी ऐसी बिहेवियर है जो कि माल एडप्टिव है, यानी कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हमने अभी पढ़ा कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है? वे ऑफ बिहेविंग, और जितना अच्छा आपका वे ऑफ बिहेविंग होगा उतना अच्छा आपका एडजस्टमेंट होगा, ठीक। तो उतना अच्छा एडप्ट कर पा रहे हैं आप, तो एडप्ट अच्छा कर पा रहे हैं यानी कि पर्सनालिटी आपकी अच्छी है। तो यदि आपका एडेप्शन सही नहीं होगा, लोग आपके व्यवहार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप सोसाइटी में एडप्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। ये होता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो कि मोस्टली एडल्ट लाइफ में देखा जाता है, जबकि मिडल एज और ओल्ड एज में भी होता है, पर मोस्टली कहाँ होता है? एडल्ट लाइफ में, ठीक है, यानी एडोलेसेंट एज में। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर के करेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा समझते हैं। इट इज़ नॉट ए मेंटल इलनेस। तो जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, कोई मेंटल इलनेस नहीं है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है? माल एडेप्टिव बिहेवियर। उसका बिहेवियर, किसी व्यक्ति का बिहेवियर जो है माल एडेप्टिव हो गया, यानी कि सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, उसके बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, यानी कि उसका बिहेवियर डिसफंक्शन हुआ है, मेंटल इलनेस नहीं हुई, ठीक है। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है? माल एडेप्टिव बिहेवियर है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती है। यदि किसी को एक बार पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गई तो ये प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग रहता है, इसका रिकवरी बहुत कम है, ठीक है। इट कॉजेज सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इन सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो ऑक्यूपेशन जहाँ पे वो जॉब कर रहा है वहाँ कैसे उसको एक्सेप्ट करेंगे लोग? तो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग भी इम्पेयर होगी ही होगी। इट प्रोड्यूसेज डिस्ट्रेस टू द इंडिविजुअल एंड अदर्स। तो किसी का पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, यानी कि अच्छे से वो बिहेव नहीं कर पा रहा है, सोसाइटी में उसको लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? सोसाइटी को भी तनाव पैदा कर रहा है और ख़ुद तो बेचारा परेशान है ही, क्योंकि उसके बिहेवियर की वजह से उससे लोग दोस्ती ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दीज पेशेंट्स आर ऑड। ये पेशेंट अलग हो सकते हैं, ऑड हो सकते हैं, विचित्र हो सकते हैं, पर ये पागल नहीं है, नॉट मैड, यानी कि ये मेंटल इलनेस नहीं है, माल एडेप्टिव बिहेवियर है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स कहने का मतलब क्या है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने के कारण क्या हैं? तो इसके 4 कारण हैं: बायोलॉजिकल फैक्टर्स, डेवलपमेंटल फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स। चलिए अच्छे से इनको समझते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में पहला तो है जेनेटिक। जेनेटिक कारण भी हो सकता है आपकी पर्सनालिटी का डिसऑर्डर होने का। अगला है हमारे बॉडी में हार्मोन्स जो होते हैं उनके लेवल में डिसबैलेंस होना। तो हार्मोन यदि सही से कोऑर्डिनेटली फंक्शन ना करे, सही से रिलीज़ ना हो, तो हमारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, जैसे कि सीरोटोनिन का लेवल कम हो जाना पर्सनालिटी डिसऑर्डर करवा सकता है। और फैमिली में किसी का हिस्ट्री हो अल्कोहलिज्म, ठीक, यदि कोई बच्चा है उसके पिता लंबे समय से नशा करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उनके बच्चे में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। या फिर कोई मदर है, प्रेग्नेंट है, और वो मदर अल्कोहल ले रही है, तो उसके बच्चों को प्रॉब्लम्स आएंगे ही, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आएंगे, और साइकेट्रिक प्रॉब्लम क्या करेंगे? मेंटल प्रॉब्लम भी तो पर्सनालिटी को अफेक्ट करेंगे। मेंटल प्रॉब्लम की वजह से उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
डेवलपमेंटल फैक्टर्स कहने का मतलब ये है कि आपकी जब बर्थ हुई, बर्थ से लेकर के एडोलेसेंट एज तक या एडल्ट एज तक पहुँचते पहुँचते आप हर एक स्टेज को पार करते हैं, जैसे कि टोडलर, प्री स्कूल, स्कूल एज, एडोलेसेंट। तो हर स्टेज को आप पार करते हैं, तो हर स्टेज में आपके अलग अलग चैलेंजेस मिलते हैं और हर चैलेंज को कोप अप करके, ओवरकम करके आप आगे की ओर बढ़ते हो। यदि ये इस स्टेज को ओवरकम नहीं कर पाओ, यानी कि डेवलपमेंटल स्टेज में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आपकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगी ही होगी। जैसे कि अर्ली स्टेज में ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाए, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए ट्रॉमेटिक, जिससे आपके मेंटल पे इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है, आपके बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा और आपके पर्सनालिटी को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। जैसे कि किसी का अटैचमेंट है, कोई अच्छा अटैचमेंट है, यानी कि माता ही मान लो, किसी की मदर है, वो क्या हो गई, चली गई। चली गई कहने का मतलब कि उनकी डेथ हो गई। किसी के मदर का डेथ हो गया तो उस बच्चे का पर्सनालिटी पे फ़र्क आएगा ना। उसको माँ का प्यार नहीं मिला तो उसके पर्सनालिटी में ज़रूर फ़र्क आएगा, ठीक है। चाइल्डहुड एब्यूज़ हो गया, सेक्सुअल एब्यूज़ हो गया, लैक ऑफ पेरेंटल केयर। बच्चे तो पैदा हो गए पर माता पिता का केयर सही से नहीं मिला, माता पिता का प्यार सही से नहीं मिला, तो वो भी आगे चल के ये सारी चीज़ों पे इफेक्ट डालती है, पर्सनालिटी पे इफेक्ट डालती है। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, सोशियो कल्चर यानी कि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट ना करे, तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो अलग रहना शुरू कर देगा, आइसोलेटेड रहना शुरू कर देगा और इसके वजह से उसके पर्सनालिटी पे असर ज़रूर पड़ेगा। लॉन्ग टर्म साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, किसी को साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस है, तो उसके वजह से भी उसके पर्सनालिटी पे अफेक्ट आएगा, ठीक है। क्रोनिक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, क्रोनिक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहने का मतलब ये है कि अपने बच्चे को आप किसी इंस्टीट्यूशन में डाल दिए, जैसे कहने का मतलब बच्चे को पढ़ने के लिए हॉस्टल में डाल दिए और हॉस्टल का इन्वायरमेंट बच्चे को सूटेबल नहीं लग रहा है, माता पिता से दूर रह रहा है, तो वो चीज़ें उसके पर्सनालिटी पे असर डालती हैं, ठीक है। लैक ऑफ क्लोज फैमिली टाइज, फैमिली से उतना अच्छा टाई नहीं हो पाना, बॉन्ड नहीं बन पाना, क्यों? क्योंकि बच्चा तो हॉस्टल चला गया और हॉस्टल चला गया तो उसके माता पिता से अच्छा प्यार नहीं मिला, माता पिता से अच्छा प्यार नहीं मिला तो वो आगे चल के उसके पर्सनालिटी पे असर आएगी, ठीक है। साइको डायनेमिक फैक्टर्स, इसमें क्या आते हैं, जैसे कि एंजाइटी या फिर इंक्रीज ऑटोनॉमी। इंक्रीज ऑटोनॉमी कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई बच्चा है, उसके यंग एज में ही माता पिता का देहांत हो गया, यानी कि डेथ हो गया, तो उसके यंग एज में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो उसको डिसीजन खुद ही लेना है। यदि वो डिसीजन ले पाया तो अच्छा इंसान बन जाएगा, और नहीं ले पाया, उस चीज़ को नहीं मैनेज कर पाया, तो क्या होगा, उसके पर्सनालिटी में प्रॉब्लम आएंगी, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगी, ठीक है। सेपरेशन, समझ रहे हैं आप। लैक ऑफ कोपिंग, किसी चीज़ से किसी भी प्रॉब्लम को कोप नहीं कर पाना, ओवरकम नहीं कर पाना, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर करती हैं। एबंडनमेंट, ये भी सेपरेशन ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स करवाती हैं। चलिए आगे समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। तो DSM-4 के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर को 3 क्लस्टर में डिवाइड किया गया है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी। तो इन 3 क्लस्टर में अलग अलग प्रकार के पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं। क्लस्टर ए में 3 प्रकार के पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं, क्लस्टर बी में 4 प्रकार के हैं और क्लस्टर सी में 3 प्रकार के, यानी टोटल 10 प्रकार के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं। उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, बस आप ध्यान से सुनते चलो, आपको समझ में आ ही जाएगा, आ भी रहा होगा आपको, जो यहाँ तक आए होंगे। आप ध्यान से सुनते चले, लास्ट तक सुने, आपको क्लियर समझ में आ जाएगी पूरी टॉपिक। चलिए आगे देखते हैं। क्लस्टर ए, तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, जिसमें 3 क्लस्टर हैं। 3 क्लस्टर में से हम पहला क्लस्टर स्टार्ट किए हैं, क्लस्टर ए, ठीक। तो क्लस्टर ए के अंदर 3 पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं। पहला है पैरानॉइड, दूसरा है सीजोइड एंड तीसरा है सीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर बी में 4 प्रकार के पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं, जैसे कि एंटी सोशल, हिस्ट्रियोनिक, नार्सिस्टिक एंड बॉर्डरलाइन। क्लस्टर सी में है एवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो चलिए इन सारे डिसऑर्डर्स को 1 बाय 1 करके अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्लस्टर ए में है ऑड एंड इसेंट्रिक, और इसमें हम पहला क्या पढ़ना है हमें, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो पेशेंट होगा पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, उसको डिस्ट्रस्ट रहेगा, वो किसी पे विश्वास ही नहीं करेगा, इवन अपने माता पिता पे भी उसको विश्वास नहीं रहेगा, हमेशा उसको सस्पिशियस रहेगा, डाउट रहेगा कि जो सामने वाला कुछ भी कह रहा है या कुछ भी समझा रहा है तो उसका मोटिव सिनिस्टर हो सकता है, उसको हार्म करने का मोटिव होगा। मैं आपको अच्छा बात समझा के जाऊँ, आपको लगेगा कि अरे ये मेरे बारे में इतना अच्छा कैसे सोच लिया, नहीं ये मेरे बारे में अच्छा तो सोच ही नहीं सकता, ये कुछ ना कुछ मेरे बारे में ज़रूर गलत प्लान कर रहा है। तो हमेशा आपको डाउट रहेगा, डिस्ट्रस्ट रहेगा। तो पैरानॉइड पर्सनालिटी वाले जो पेशेंट होते हैं उनको किसी पे विश्वास नहीं होता, हमेशा वो डाउट में रहते हैं कि उनको कोई
हार्म करना चाह रहा है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। पर्सन विद दिस डिसऑर्डर सर्च फॉर हिडन मीनिंग्स। ये हमेशा हिडन मीनिंग यानी कि उन्हें लग रहा है ना कि नहीं, वो कुछ तो मेरे बारे में गड़बड़ ही सोच रहा है, तो उस चीज़ को हिडन मीनिंग को निकालना चाहते हैं कि आखिर उसका मेन मकसद क्या है। किसी पर ट्रस्ट तो है ही नहीं। तो देखो इन्हीं लोगों की वजह से ये फ्रेज बना है, दीवारों के भी कान होते हैं, कान लगा के सुन रहे हैं ताकि मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साइन एंड सिम्टम्स। तो आपको समझ में आ ही गया है, सस्पिशियस, डाउट में रहेगा, किसी पर ट्रस्ट नहीं करेगा, आर्गूमेंटिव रहेगा, जिद्दी रहेगा। ठीक है, जीलस, इरिटेबल, ये सारी चीज़ें रहेंगी उसमें, आप ये चीज़ों को समझ सकते हैं। अगला है सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो सीजोइड में क्या होता है कि दिस डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें सोशल विड्रॉल यानी डी अटैचमेंट। डी अटैचमेंट में इसमें क्या होता है कि जिनको सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती है वो लोगों से दूर रहना शुरू कर देते हैं। हम क्या हैं, ह्यूमंस हैं, और ह्यूमन क्या है, सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल यानी कि समाज में रहेगा, और ये क्या करेंगे, समाज से दूर रहेंगे, सोशल विड्रॉल। तो क्या है ये सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इनको सोलेटरी इंटरेस्ट रहेगा, अकेले में ही इंटरेस्ट रहेगा, अकेले में ही मजा आएगा इनको। ठीक है, तो ऐसे लोग फैमिली से भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। किसी के बारे में इनको कोई मतलब नहीं है, बस अकेला रहना, अकेले ही खुश रहना, खुश रहें दुखी रहें पर अकेले रहेंगे, सोसाइटी से अलग हो जाते हैं। तो इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, इमोशनली कोल्ड, इनका कोई इमोशन नहीं है, ना किसी के प्रति काइंडनेस हो गई, ना एम्पैथी हो गई, कुछ नहीं। देख लो पीछे डांस चल रहा है, मौज चल रहा है, ये भाई साहब अकेले ही खुश है। इमोशनली कोल्ड, ह्यूमरलेस, इनको कोई जोक से, किसी हंसी मजाक से कोई मतलब नहीं है। अकेला रहना है तो अकेला रहना है, अपने में ही खुश रहना है, इंट्रोस्पेक्टिव रहना है। ठीक है, सीजोटाइपल में क्या होता है, इसमें होता है ऑड थिंकिंग। जो भी पेशेंट हैं सीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के, उनकी थिंकिंग ऑड, विचित्र, हर चीज़ों से अलग, उनकी अलग ही सोच चलती है। ये मैजिकल थिंकिंग वाले रहेंगे कि मैं ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, बाबा बनने की कोशिश करते हैं, ऑड थिंकिंग वाले ये है। ठीक है, सीजोटाइपल, मैजिकल थिंकिंग, सोशल विड्रॉल। जो इनकी भाई थिंकिंग ऑड है उसके साथ कौन ही रहेगा, सोशल विड्रॉल तो होगा ही होगा। लैक ऑफ क्लोज रिलेशनशिप, ऑड रहेंगे, इसेंट्रिक, हमेशा स्ट्रेंज की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, किसी के साथ ये फिट हो ही नहीं सकते। ऑड थिंकिंग वाले हैं, मैजिकल थिंकिंग वाले जो कि होते हैं सीजोटाइपल डिसऑर्डर में। तो हमने पढ़ लिया क्लस्टर ए। क्लस्टर ए में 3 डिसऑर्डर पढ़ा, पैरानॉइड, सीजोइड एंड सीजोटाइपल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं क्लस्टर बी। क्लस्टर बी में हमें 4 प्रकार के पर्सनालिटी डिसऑर्डर पढ़ने हैं। तो चलिए पहला देखते हैं, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नाम से ही समझ में आ रहा है एंटी सोशल यानी कि इनका बिहेवियर कैसा होगा, क्रिमिनल बिहेवियर। हर रूल्स को वायलेट करेंगे, हर राइट्स को वायलेट करेंगे, यानी ह्यूमन के राइट्स को वायलेट करेंगे, लोगों को मारेंगे पीटेंगे। इनका बिहेवियर हमेशा वायलेटिव रहेगा, क्रिमिनल बिहेवियर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनके साइन एंड सिम्टम्स आपको पता ही है, समझ भी लो, देख लो क्या है। फेलियर टू सस्टेन इन रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप कहाँ से होगा भैया, जिनका इम्पल्सिव बिहेवियर है, वायलेंट बिहेवियर है, वो कहाँ से किसी के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएंगे। अगला है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर मेनली फीमेल्स में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि हमेशा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर रहेगा। ये फीमेल्स में देखने को मिलता है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। यदि यही बिहेवियर कुछ ज़्यादा मात्रा में हो जाए, कुछ ज़्यादा ही हो जाए, तो क्या हो जाएगा, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है, इनको हमेशा एक्साइटमेंट चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा एडवेंचर करेंगे ताकि लोग इनको देखें। ठीक है, तो ये होते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। यदि किसी को अटेंशन सीकिंग वाली बिहेवियर कुछ ज़्यादा होने लगे, यानी उसको अटेंशन हमेशा चाहिए, ऑल टाइम अटेंशन, और ऐसे वाले को हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, हमेशा ड्रामा करेंगे, ड्रामेटिक करेंगे। क्यों ड्रामा करेंगे, बस ताकि आप उन पे ध्यान दो, आपका अटेंशन खींचने के लिए। ठीक है, मैंने तो ऐसे बच्चों को देखा है, मान लो क्या, मैंने ऐसे देखा है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको पास फेल से एग्ज़ाम में कोई मतलब नहीं है। ठीक, फेल हो गए तो खुश ही रहेंगे, कोई दिक्कत ना, खुश हैं, पर जैसे ही किसी को देखेंगे वो, तो वहाँ पे जाके अपना इमोशन दिखाने लगेंगे, मैं फेल हो गया, रोने लगेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि अटेंशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होती है। किसमें किसमें होता है अटेंशन सीकिंग, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड। वो कहते हैं ना, जो लोग सेल्फिश होते हैं, अपना काम से मतलब रखेंगे, आएंगे काम होगा तो आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे और काम करके निकल लेंगे, और उसका कोई रिगार्ड भी नहीं देंगे। ठीक है, तो ये होते हैं नार्सिस्टिक पर्सनालिटी वाले, यानी जो सेल्फिश लोग होते हैं वो आते हैं इसमें। तो इसके साइन एंड सिम्टम इनके भी अटेंशन सीकिंग, अटेंशन देंगे
अटेंशन दे करके अपना काम करा लेंगे, काम करके निकल लेंगे, ठीक है। ऐसे वाले लोग। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर है जिसमें इनस्टेबिलिटी रहती है, ये स्टेबल नहीं रहते हैं, कोई एक बिहेवियर नहीं दिखाते हैं, इनके मूड हमेशा चेंज होंगे, इनके बिहेवियर हमेशा चेंज होंगे। यानी कि ये कब कब ऐसा बिहेव करेंगे नार्सिस्टिक के टाइप पे, ठीक है, कब नार्सिस्टिक डिसऑर्डर दिखाएंगे और कब बॉर्डर लाइन दिखाएंगे, इनका अलग अलग ही चलते रहता है, ठीक है। तो हमने बॉर्डर लाइन में क्या पढ़ा कि बॉर्डर लाइन में इनका जो मूड है, बिहेवियर है, इनस्टेबल रहेगा, ठीक है। ये एक जैसा कभी बिहेव ही नहीं करेंगे, कभी हिस्ट्रियोनिक की तरह बिहेव कर देंगे, कभी एंटी सोशल की तरह बिहेव कर देंगे, मतलब कि ये बॉर्डर पे हैं, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। तो ये है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। चलिए, इसके 4 मेन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अनस्टेबल रिलेशनशिप, अनस्टेबल सेल्फ इमेज, अनस्टेबल इमोशन और इम्पल्सिविटी। तो ये 4 सिम्टम्स हैं जो कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को डिफाइन करती हैं। अगला है क्लस्टर सी। हमने पढ़ लिया क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और पढ़ रहे हैं अब हम क्लस्टर सी। क्लस्टर सी में भी 3 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं, एवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नाम से ही समझ में आ रहा है, एवॉइड यानी कि इग्नोर करना हर चीज़ों को, ठीक। ये किन में देखने को मिलेगा, जिनका सेल्फ स्टीम लो हो, कॉन्फिडेंस बहुत कम हो, पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ ना आत्मसम्मान है ना कॉन्फिडेंस है खुद पे, हमेशा नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग। कहते हैं ना, उन्हें कोई काम करने को कह दो, नहीं यार मैं ना कर रहा है, इसमें करके क्या ही होगा। मान लो कोई फॉर्म आया, हम कहते ये फॉर्म भर दो, नहीं क्या करेंगे फॉर्म भर के, हमारा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं। पहले ही इनका ना कॉन्फिडेंस है ना सेल्फ स्टीम है, हमेशा नेगेटिव सोचना, हर चीज़ को इग्नोर करना, अवॉइड करना, ये आते हैं किस में, एवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, ठीक है। इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, इनको हमेशा रहेगा डिसअप्रूवल ऑफ रिजेक्शन, इनको इसी से डर रहेगा, नहीं कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊँ, नेगेटिव सोच लेंगे। ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, जो बच्चे छोटे हैं, ठीक, उस टाइम पे उनको कोई काम दिया गया, टीचर ने कोई काम दिया, क्लासरूम के सामने मान लो आकर के उसे कुछ ना कुछ बोलना है, पर वो डरेगा कि नहीं नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा। पर आप उसको उस टाइम पे मोटिवेट करो, बोलने की कोशिश, बुलवाने की कोशिश करो, थोड़ा बोलेगा, अगली बार फिर बोलेगा, ऐसे ऐसे करके उसको बोलना सीख जाएगा, उसको डर खत्म हो जाएगा। तो ये लोग तो कोप अप कर गए। और मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई बच्चा ऐसा है जो इस चीज़ से अवॉइड कर रहा है, ना ना मेरे से नहीं होगा, ना ना मेरे से नहीं होगा, तो इसको आगे चल करके एडोलेसेंट एज तक आते आते हमेशा इसको डर बना रहेगा, और इस डर की वजह से वो इस बीमारी से सफ़र करेगा, एवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हर चीज़ों को अवॉइड करने लगेगा। तो इसलिए बच्चों को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में, हर चीज़ों में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट वाले में क्या होगा कि हमेशा किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, उसको अकेले डर लगेगा कि नहीं कि मैं कुछ करूँगा तो गलत कर दूँगा, हमेशा सबमिसिव बिहेवियर दिखाएगा, सबमिसिव यानी कि आज्ञाकारी, ओबे, हमेशा किसी के पीछे पड़ा रहेगा कि नहीं वो जैसे करेगा वैसे ही करूँगा। डिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट रहना, ठीक है। मम्मी आगे आगे जा रही हैं, ये पीछे पीछे चलेंगे, नहीं नहीं मैं अकेला रहूँगा तो मुझे कोई मार देगा, कोई पीट देगा। सबमिसिव, ठीक है, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी बिहेवियर। चलिए आगे देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। आपको डिपेंडेंट का पता ही है, हेल्पलेस रहेंगे, हमेशा हेल्पलेस है तभी तो किसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खत्म, लो सेल्फ स्टीम, ठीक है। तो ऐसे लोग किस में आते हैं, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आपने पढ़ा होगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि हमेशा पेशेंट को लगेगा कि कुछ ना कुछ उसको थॉट आते रहेंगे, और उस थॉट को पूरा करने के लिए कंपल्सिव करेगा, कोई एक्शन करेगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने दिया था कि ऑब्सेशन उसको आएगा, थॉट आएगा कि आपके हाथ गंदे हैं, जबकि हाथ साफ़ है, पर फिर भी उसको थॉट आएगा कि हाथ गंदे हैं। तो उसके वजह से वो कंपल्सन दिखाएगा, एक्शन दिखाएगा, क्या करेगा, जाके हाथ धो लेगा और दिन भर हाथ ही धोता रहेगा, ठीक है। तो क्या था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर था, वो मेंटल था, पर इसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, यानी माल एडेप्टिव बिहेवियर है। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होगा कि उसको हमेशा ये प्रेशर रहेगा कि वो मिस्टेक ना करे, ठीक। मिस्टेक, परफेक्शन वाले लोग होते हैं ना कि नहीं जो भी चाहिए परफेक्ट चाहिए, ये होते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले, कि हर चीज़ में परफेक्शन उनको चाहिए। ये कोई मोरल प्रिंसिपल है, जो भी राइट मोरल प्रिंसिपल है उनके नज़रों में, जो भी मोरल प्रिंसिपल सही है उसी पे स्टिक रहेंगे, और सबको कहेंगे तुम भी यही करो, तुम भी यही फॉलो करो, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है और वैसे ही सबको करना है, परफेक्शन। तो ये आते हैं किस में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, ठीक है। तो इनको हमेशा परफेक्शनिज्म चाहिए, हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे। देखो टेबल कितनी साफ़ है, इनकी चेहरे चमक रही है इसमें, फिर भी नहीं, इसको अच्छे से साफ़ करना है, परफेक्शन चाहिए। ये देखो
एक पेंसिल साइड में आ गया, इसको भी अंदर कर देंगे। ये है परफेक्शनिज्म वाले, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, अभी हमने पढ़ लिया कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है, पर्सनालिटी क्या है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या हैं, उसके डिसऑर्डर्स के होने के कॉज क्या हैं, इटियोलॉजी क्या है, तो इसको ठीक करने के भी क्या तरीके हैं। वैसे तो ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, ठीक नहीं होती, पर फिर भी कुछ हद तक कंट्रोल किया जाता है। तो टेंशन को, एंजाइटी को ठीक करने के लिए एंटी एंजियोलाइटिक्स देते हैं। ये ड्रग्स आप नाम पढ़ लें, याद कर लें, ये केस में आएगा एंटी एंजियोलाइटिक ड्रग्स में। और एंटी साइकोटिक्स देते हैं, इसके ये ड्रग्स हैं। चलिए आगे देखते हैं साइकोडायनेमिक ट्रीटमेंट। साइकोडायनेमिक ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, पेशेंट का इंसाइट ओरिएंट करते हैं, यानी कि उसके अंतरात्मा को जगाते हैं। अंतरात्मा को जगाना, ठीक करना, और उसके पर्सनालिटी को क्या करना, रिकवर कराना, जो भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसको ठीक करना। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को ना उसके जो यदि किसी के डेवलपमेंटल में हम लोग क्या पढ़े थे, डेवलपमेंटल कॉज पढ़े थे ना पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, तो उस टाइम पे कोई ऐसा कॉज है, ऐसा कोई ट्रॉमेटिक इवेंट है जिसके वजह से किसी व्यक्ति का पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुआ है, तो वैसे लोगों को ऐसे ठीक करते हैं। उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस को बात करके, टॉक करके बाहर निकलवाएंगे, और बाहर निकलवा करके उसके इमोशंस को बाहर निकलवा करके फिर उसको बिहेवियरली मोटिवेट करेंगे और बिहेवियर थेरेपी दे करके उसको ठीक करेंगे। तो ये होता है साइकोडायनेमिक ट्रीटमेंट। ये पेशेंट के सेल्फ अवेयरनेस को जगाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है कोग्निटिव एंड बिहेवियर थेरेपी। इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट की थॉट, फीलिंग्स, बिहेवियर, एटीट्यूड, हर एक चीज़ों पे अच्छे से ध्यान देते हैं। स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स पे ध्यान दे करके और उस चीज़ को ठीक करते हैं। यदि किसी के थॉट में कोई प्रॉब्लम है तो उसके थॉट, पहले उसके हर बातों को सुनेंगे, बात करेंगे, समझेंगे, और उस चीज़ पे स्पेशली फोकस करके उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पे आते रहें और समझते रहें। थैंक यू।